हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। और ये एमसीक्यू बुकलेट आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से जाके ले सकते हो। तो चलिए फटाफट से एमसीक्यू बुकलेट निकालते हैं और बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यूज को भी आसान बनाते हैं। चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एमसीक्यू नंबर 1, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेस पा चुके हैं, तो वो अपने गोल्स को क्या चांस के ज़रिए अचीव कर लेते हैं, क्या लक बाई चांस का अचीव कर लेते हैं, या फिर फॉलो करते हैं एक डेलिब्रेट प्रोसेस। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। तो क्या वो चांस से अपने गोल्स अचीव करते हैं या फिर जानबूझकर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो वो जानबूझकर कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, कोई चांस से तो अपने गोल्स अचीव कर नहीं सकता, ठीक है, वो तो लक बाई चांस हो जाता है। आपको ये बताना है जो डेलिब्रेट प्रोसेस फॉलो करते हैं वो कौन सा है। द ऑप्शंस आर ए प्लानिंग, बी कोऑर्डिनेशन, सी कंट्रोलिंग या फिर डी मैनेजमेंट। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी मैनेजमेंट में। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस, वो अपने गोल्स अचीव चांस से नहीं करते। कैसे करते हैं? जानबूझकर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, और वो जानबूझकर प्रोसेस जो फॉलो करते हैं उसका नाम है मैनेजमेंट। उम्मीद है पहला एमसीक्यू बहुत आसान लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। मैनेजमेंट किस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है? The options are A, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, वो काम तो करते हैं लेकिन उनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इधर से उधर आपको ले जाती है तो सर्विस दे रही है ना आपको, कोई प्रोडक्ट तो हाथ में नहीं दे रही, तो उसको हम बोलते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो घर हो या फिर ऑफिस, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है। मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है। और आपको इसका याद आया होगा एक कैरेक्टरिस्टिक कि मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव मतलब मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर समझ गए इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। ये कैरेक्टरिस्टिक था आपका मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज परवेसिव, तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिग हो, बड़ा हो, छोटा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, प्रॉफिट हो या फिर नॉन प्रॉफिट, मैनेजमेंट को हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो इंडिया हो या फिर अमेरिका, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए मैनेजमेंट को हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड्स। मैनेजमेंट एक सीरीज ऑफ फंक्शन जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से जिनका रिलेशन होते हैं, तो उनकी सीरीज बतानी है, वो कौन सी थी, क्या क्या उसमें इंक्लूड है उस सीरीज में। दी ऑप्शंस आर ए, प्लानिंग, बी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग आएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पर, क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग। ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी डायरेक्टिंग या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव। सिलेक्ट करो। मैनेजमेंट
जो एक सीरीज ऑफ फंक्शंस को कंटेन करता है, उस सीरीज ऑफ फंक्शन में क्या क्या आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि मैनेजमेंट का जो सीरीज ऑफ फंक्शन है उसमें ये सब आते हैं, और इसके अलावा भी 2 आते हैं, वो मुझे बताना कौन से आते हैं। सोच लिया? तो इसके अलावा 2 आते हैं, वो होते हैं कौन से? एक स्टाफिंग और एक कंट्रोलिंग। 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहले प्लान करते हैं फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर लोगों को रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को, उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग करना, फिर हम उसको डायरेक्शन देते हैं कि किस तरीके से काम करना है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग, और फिर हम फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप करना मतलब जो हमने उनको डायरेक्शन दी है क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल करना। फॉलो अप करना मतलब कंट्रोल करना। तो लास्ट फंक्शन आ जाता है आपका कंट्रोलिंग। तो सीरीज ऑफ फंक्शन फिर से बताओ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर रिक्रूटमेंट करेंगे स्टाफिंग, फिर उनको डायरेक्शन देंगे डायरेक्टिंग, और लास्ट में उनको कंट्रोल करेंगे, फॉलोअप करेंगे, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, ये नोट से भी एक बार दिखा देती हूँ मैं। ये रहा, 3 टर्म्स थे, उसमें था प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, और ये क्वेश्चन आपका बना है प्रोसेस में से। इसमें ये रहे सीरीज ऑफ फंक्शंस होते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप। स्टेप का क्या सीक्वेंस है? तो पहला होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। अब मुझे लगता है आप लोग नहीं भूलोगे, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पर। एमसीक्यू नंबर 4। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरीड आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। जो अलग अलग तरीके के टास्क वो करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, क्या अचीव करना है उन्हें? द ऑप्शंस आर ए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, बी कॉमन ऑब्जेक्टिव, सी बोथ ऑफ दी अबव, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसमें मत पड़ जाना कि जब भी बोथ ऑफ दी अबव दिखा तो आपने वहीं पर टिक कर दिया, ऑल ऑफ द अबव दिखा आपने वहीं पर टिक कर दिया। ऐसी गलती मत करना, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या लिखा है। अलग अलग टास्क वो लोग परफॉर्म करते हैं, कैरी आउट करते हैं, क्योंकि उन्हें जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव उसको हम बोलते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो सबके लिए होता है। और मैनेजर क्या करता है, जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स में ही इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को भी साथ में लाता है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव हो जाए। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई एम्प्लॉय है, उसको चाहिए कि उसको सैलरी बढ़ जाए, तो वो हो गया उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस बार सेल बढ़ जाए। ठीक है, तो हमारा जो मेन ध्यान रहेगा वो किस पर रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर, यानी कि सेल बढ़ जाए, उसको हम बोलेंगे सबका है ये कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट इस तरीके से तुम्हारी सैलरी को डिज़ाइन करेगा, वो बोलेगा अगर तुमने इतनी ज़्यादा सेल कर दी तो हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। मतलब वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ क्या करेगा, आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को साथ में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये मत भूल जाना कि मेन जो है वो क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं। मैनेजमेंट ट्राई करेगा कि कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए, लेकिन मेन याद रखना वो है कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो 4th वाले में आप गलती कर सकते हो बोथ ऑफ दी अबव की, वो गलती मत कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, अब भी नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू पर एमसीक्यू नंबर 5। सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट। जो ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुल रहते हैं, जो मैनेजमेंट, वो क्या इंश्योर करते हैं कि गोल्स आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट। क्या हमारे जो गोल्स है वो अचीव हो जाए कम से कम कॉस्ट पर। ऑप्शन बी, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो गोल है वो टाइमली अचीव हो जाए, यानी कि उनका जो गोल था वो 6 महीने में अचीव हो जाना चाहिए, तो वो क्या चाहते हैं कि 6 महीने में अचीव हो जाए। या फिर सी, बोथ ऑफ दी अबव, वो दोनों ही चाहते हैं कि हमारा गोल टाइम पर भी अचीव हो जाए और कम से कम कॉस्ट लगे। ए वाला था कम से कम कॉस्ट लगे
और बी ऑप्शन था कि टाइम पर अचीव हो जाए। तो दोनों चाहते हैं या फिर कुछ भी नहीं चाहते। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। एक बार फिर से ऑप्शन सुन लो। पहला था कम कॉस्ट पर अचीव हो जाए, ऑप्शन बी था टाइम पर अचीव हो जाए, ऑप्शन सी था बोथ, या फिर ऑप्शन डी नन। सिलेक्ट कर लिया। इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ऑफ द अबव। जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट होता है वो क्या इंश्योर करता है कि हमारे गोल्स कम से कम कॉस्ट पर अचीव हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। और मैनेजमेंट ये भी चाहता है कि उनके जो गोल्स है वो टाइम पर अचीव हो जाए, और इसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ध्यान देना, पहले वाले को बोलते हैं एफिशिएंसी और दूसरे वाले बोलते हैं इफेक्टिवनेस। अब ये याद कैसे रहेगा? तो देखो, जिसमें कॉस्ट कम लगती है, सी आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। उसमें भी क्या आ रहा है? सी। एफिशिएंसी अगर लिखते हो, एक बार नोट से दिखा दूं, एफिशिएंसी लिखते हो तो सी आ रहा है। सी का मतलब कॉस्ट। हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट कम से कम लगे। और दूसरा होता है इफेक्टिवनेस। यहाँ पर क्या आ रहा है? टी। मतलब हमारे जो गोल्स है वो टाइम पर अचीव हो जाए। तो टाइम पर अचीव होने को बोलते हैं इफेक्टिवनेस, और कम कॉस्ट पर अचीव हो जाए उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस में टी आता है टाइम पर, एफिशिएंसी में सी आता है यानी कि कम से कम कॉस्ट पर। ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो फिफ्थ वाला एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपन एमसीक्यू नंबर 6। एफिशिएंसी इज कंसर्न विद। एफिशिएंसी याद है ना आपको? एफिशिएंसी, सी वर्ड आ रहा है, मतलब जितना हो सके कॉस्ट को कम रखो। दिस मीन्स कि आपको वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी है रिसोर्सेज की। कॉस्ट को जितना हो सके कम रखना है। एफिशिएंसी इज कंसर्न विद द ऑप्शंस आर ए डूइंग द राइट थिंग, बी डूइंग थिंग्स राइट, या फिर सी अचीविंग एंड रिजल्ट, या फिर डी नन ऑफ द अबव। सिलेक्ट करो। थोड़ा सा ट्रिकी है बट क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो आपको करके जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डूइंग थिंग्स राइट। डूइंग थिंग्स राइट का मतलब क्या है? जो भी काम कर रहे हो वो ठीक से करो। डूइंग थिंग्स, जो भी काम कर रहे हो वो कैसे करो? राइट, मतलब अच्छे से करो। इससे क्या होगा? हम जो भी काम कर रहे हैं, डूइंग थिंग्स, जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो हम अच्छे से करेंगे, इसका मतलब यही है कि हम कॉस्ट कम से कम रखेंगे। जो भी हम काम कर रहे हैं वो अगर हम अच्छे से करेंगे तो वेस्टेज कम होगी रिसोर्सेज की, और जब हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होगी तो हमारी जो कॉस्ट भी है वो कम आएगी। और एफिशिएंसी का कंसेप्ट भी यही बोलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डूइंग थिंग्स राइट। जो भी काम कर रहे हो वो अच्छे से करो। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 7। इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू। इफेक्टिवनेस, टी वर्ड आ रहा है, मतलब जो भी गोल है वो टाइमली अचीव होना चाहिए, ठीक है, टाइम पर अचीव होना चाहिए। द ऑप्शंस आर ए डूइंग द राइट टास्क, बी कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, सी अचीविंग गोल्स, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ये भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, पर अच्छा है, ये सारे क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस कर लेंगे तो आपको एग्जाम में सब कुछ आसान ही लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इफेक्टिवनेस, देखो ऑप्शन देखना ध्यान से। डूइंग द राइट टास्क, सही काम करने चाहिए। अगर हम सही काम करेंगे तभी तो वो कंप्लीट हो पाएगा, और जब एक्टिविटीज़ कंप्लीट होगी तभी तो हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे, ठीक है। जैसे आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे, सही नोट्स में से पढ़ाई करोगे, तभी तो आपकी जो एक्टिविटीज सारी कंप्लीट होंगी, तभी तो आप टाइमली अचीव कर पाओगे अपने टारगेट, और एट द एंड अपना जो गोल है बोर्ड्स में स्कोर करने का एकदम फ्लाइंग कलर से, तो वो भी आपका अचीव हो जाएगा। तो सारी चीज़ें करनी है, ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यू नंबर 8, ये केस स्टडी का है, इसको भी ध्यान से पढ़ना। रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइज।
रोहन जो बंदा है वो कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। कहाँ पर? ग्लोबल एंटरप्राइज में। ठीक है। ही हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट्स ऑफ हैंड वॉन टेबल मैट्स मैन्युफैक्चर एट द कॉस्ट ऑफ ₹150 पर यूनिट विद इन 10 डेज। प्रोडक्शन मैनेजर है तो प्रोडक्शन का काम मिला है उसे। यूनिट्स कितनी बनानी है? 1000 यूनिट्स। कितने रुपए में बनानी है, मतलब कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए? 150। और कितने टाइम में अचीव हो जाना चाहिए ये गोल आपका? 10 डेज में। तो टाइमली अचीव हो जाना चाहिए। टाइम कितना दे रखा है आपको? 10 दिन। In order to be acknowledged as an effective manager, he must ensure this. He must ensure that. रोहन जो है वो कैसा है? देखो, इफेक्टिव मैनेजर। इफेक्टिव टी आ रहा है, मतलब उसको क्या करना है? टाइम पर अचीव करना है। और टाइम कितना था? 10 दिन। यानी कि 10 दिन के 11 दिन नहीं होने चाहिए। इफेक्टिव लिखा है, ध्यान रखना, टी वर्ड आ रहा है, टाइम पर अचीव होना चाहिए। The options are A. The cost of production does not exceed ₹150 per unit, यानी कि जो कॉस्ट है वो आपको 150 दे रखी थी, 150 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। B. The work is completed within 10 days even at a higher cost per unit। बोल रहे हैं वर्क आपका 10 दिन में कंप्लीट होना चाहिए और जो कॉस्ट है उसको भाड़ में जाने दो। ठीक है, पर इसको आप भाड़ में जाने दो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आपको प्रोफेशनली बोलना है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट कुछ भी हो, हमारा जो टास्क है वो अचीव हो जाना चाहिए 10 दिन में। ये ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 150 से कम होनी चाहिए। ठीक है। डी, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर केस स्टडी को ध्यान से देखोगे, इस वर्ड पे ध्यान दोगे तो आपका आ जाएगा। सिलेक्ट कर लिया तो उसका करेक्ट आंसर है बी। वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 10 दिन में। कॉस्ट को आप इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट चाहे बढ़े चाहे कम हो, हमें उससे मतलब नहीं है। वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 10 दिन में। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि वहाँ पर लिखा था इफेक्टिव मैनेजर। यहाँ पर अगर दोनों बातें होती, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजर, तो हमारा क्या होना चाहिए था कि 10 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए और कॉस्ट जो है वो 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही वर्ड दिया था, दैट इज इफेक्टिव मैनेजर, यानी कि टास्क जो है वो टाइम पर अचीव होना चाहिए। टी फॉर टाइम पर अचीव होना चाहिए। तो टाइम पर ये वाला था आपका कि 10 डेज के अंदर, अगर विद इन 10 डेज आपका अचीव हो जाना चाहिए गोल। कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। MCQ नंबर 9। जय इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। जय कौन है? एक मार्केटिंग मैनेजर। हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹100 पर यूनिट विद इन 20 डेज। इनको क्या टास्क मिला? मार्केटिंग मैनेजर है तो कुछ बेचने का टास्क मिला होगा। इन्हें मिला है 1 लाख यूनिट्स बेचने का, वो भी कितने रुपए में? 100 रुपये में। ठीक है, और कितने दिन में? टाइम कितना मिला है ना? 20 दिन। ये टास्क है, 100 रुपये और 20 दिन। ही इज एबल टू सेल ऑल द यूनिट्स। क्या बात है, उसने पूरे के पूरे सेल कर दिए विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि जो भी उन्हें टाइम स्पेसिफाई कर रखा था, कितना था? 20 दिन। तो उसने 20 दिन के अंदर अंदर सारी की सारी यूनिट्स बेच दी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता कौन हुआ जय? उसने टाइम पर कर दिया अपना टास्क अचीव, टाइम पर कर दिया, टाइम पर, टी, यानी कि जय कौन हुआ? इफेक्टिव मैनेजर। ठीक है, क्योंकि उसने अपना टास्क टाइम पर कर दिया। अब देखते हैं क्या उसने 100 रुपये में कर पाया या नहीं। अगर कर लिया तो एफिशिएंट, अगर नहीं कर पाया तो इनएफिशिएंट। बट हैड टू सेल दैट 1000 units at 20% discount in order to complete the target. In such a situation he will consider to be। एक काम तो उसने बढ़िया किया कि उसने वो जितना टाइम बताया गया था उतने टाइम में उसने सारी की सारी यूनिट सेल कर दी। लेकिन उसको बोला गया था 100 रुपये में, लेकिन उसने जो कुछ यूनिट्स हैं
जो कुछ यूनिट्स थी, यानी कि 1 लाख में से जो 1000 यूनिट्स थी, उसको बेचने के लिए उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो अब बताओ वो कौन कहलाएगा? दी ऑप्शंस आर ए एफिशिएंट, बी इफेक्टिव, सी एफिशिएंट इफेक्टिव दोनों, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो अब तो सीख ही गए होंगे आप लोग इफेक्टिव और एफिशिएंट। इसका करेक्ट आंसर है बी एन इफेक्टिव मैनेजर, क्योंकि उसने स्टिपुलेटेड टाइम, जो उसको टाइम दिया गया था, उसमें अपना टाइमली टास्क कंप्लीट कर लिया था। अगर वो सारे के सारे यूनिट्स सेल कर देता, उसमें कितने में बोला था, 100 रुपये में, अगर वो सारे के सारे यूनिट 100 रुपये में सेल कर देता, यानी कि किसी को वो डिस्काउंट नहीं देता, तो वो एफिशिएंट भी माना जाता। लेकिन उसने डिस्काउंट दे दिया, इसलिए वो एफिशिएंट नहीं माना जाएगा। वो कौन माना जाएगा? इफेक्टिव। ठीक है, तो कंसेप्चुअली समझ रहे हो ना, क्यों एफिशिएंट, क्यों इफेक्टिव, क्या दोनों भी हो सकते हैं? हो सकते थे अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो। ठीक है, आ गया ना अच्छे समझ में? आगे बढ़े। MCQ नंबर 10, मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज। मैनेजमेंट कब पुअर कहलाएगा? बर्बाद बिल्कुल। कब कहलाएगा? दी ऑप्शंस आर ए एफिशिएंट बट इनइफेक्टिव। एफिशिएंट का मतलब कॉस्ट तो कम कर पा रहा है लेकिन टाइम पर नहीं कर पा रहा है। बी इफेक्टिव बट एफिशिएंट, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, मतलब इफेक्टिव है यानी कि टाइम पर तो अचीव कर पा रहा है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, यानी कि कॉस्ट कम नहीं कर पा रहा है। सी बोथ इनएफिशिएंट एंड इफेक्टिव, दोनों ही बर्बाद है, ना तो टाइम पर कर पा रहा है ना ही कॉस्ट कम कर पा रहा है। डी ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान से देखना, तो इसका करेक्ट आंसर है सी बोथ इनएफिशिएंट एंड इफेक्टिव। देखो पहले वाले में कम से कम एक चीज तो कर रहा है, वो टाइम पर तो अचीव कर पा रहा है। दूसरे वाले में भी कम से कम एक चीज तो कर रहा है, कॉस्ट तो कम कर पा रहा है। लेकिन हम मैनेजमेंट को पुअर कब बोलेंगे? पुअर बोलेंगे जब दोनों ही काम नहीं कर पा रहा है, ना तो कॉस्ट कम कर पा रहा है ना तो टाइम पर अचीव कर पा रहा है, यानी कि वो इनएफिशिएंट भी है और इनइफेक्टिव भी है, तब हम बोलेंगे पुअर। देखो दोनों कर पा रहा है, अगर इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है तो मज़ा ही आ जाएगा। टाइम पर भी अचीव कर ले और कॉस्ट पे भी हो जाए, इफेक्टिव और एफिशिएंट हो तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन वो बोल रहे थे पुअर कब है, बहुत ज़्यादा बर्बाद कब है? बहुत ज़्यादा बर्बाद तब होते हैं जब दोनों ही चीज़ें बर्बाद हो, इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी। एफिशिएंट है बट इनएफिशिएंट, ये भी चलेगा। इफेक्टिव है बट इनएफिशिएंट है, ये भी चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट पुअर है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, ना तो वो इफेक्टिव है ना एफिशिएंट। उम्मीद है आपके 10 के 10 MCQs बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 11, तरंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तरंग एंटरप्राइज लिमिटेड क्या चाह रहे हैं? वो प्लान कर रहे हैं कि हमारी जो सेल है वो 30% से इंक्रीज हो जाए, 30% से बढ़ जाए। बाय आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो हमें मैनेजमेंट का जो फीचर है वो आइडेंटिफाई करना है। ये जो स्टेटमेंट था, तरंग एंटरप्राइजेस अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं 30% से इन द नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर में। तो एक तरीके का इन्होंने गोल सेट कर लिया है। अब ये कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का, ये आपको बताना है। दी ऑप्शंस आर ए मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, बी मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सी मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो ये सारे ही फीचर्स है मैनेजमेंट के, लेकिन हमें वो फीचर बताना है जो इस स्टेटमेंट में हाईलाइट हुआ है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज होनी चाहिए, तो उन्होंने एक तरीके का गोल सेट कर लिया कि नेक्स्ट क्वार्टर में हमारी सेल कितने से बढ़नी चाहिए, 30% से। एक गोल सेट कर दिया, उसको हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, ऑल परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या होता है? हर जगह,
चाहे वो आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। हर जगह का मतलब होता है परवेसिव। कंटिन्यूस का मतलब होता है मैनेजमेंट चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, तीनों समझ में आ गए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें कौन सा हाईलाइट हुआ था? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिकॉज उन्होंने एक गोल सेट किया था। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 12, मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं? जैसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, सेम की सेम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी मैनेजमेंट ज़रूरी है, ये बोल रहे हैं। जैसे मैनेजमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से मैनेजमेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द गिवन स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें मैनेजमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइट हुआ है ये आपको बताना है। द ऑप्शंस आर: ए, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड; बी, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल; सी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव; या फिर डी, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। तो सिलेक्ट करो। इसका करेक्ट आंसर है सी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको ये बताया था, ये वाला ऑप्शन समझाया था, तभी मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट परवेसिव होता है, यानी कि मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है। इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। आगे बढ़े। MCQ नंबर 13, मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क्स टू बी कैरीड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट ट्रांसलेट कर देता है जो भी हमें वर्क कैरी आउट करना है, जो भी हमें वर्क करना है उसको किस में ट्रांसफर कर देता है? ट्रांसलेट करता है गोल्स में। ऐसे आपको गोल्स बना दिए जाएंगे, ये अचीव करनी है। जैसे यहाँ पर था ना 11th वाले MCQ में 30% से हमारी सेल बढ़ जानी चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर में, तो ये क्या है? गोल। तो जो पूरा वर्क है वो कैरी आउट किस तरीके से होगा? ट्रांसलेट कर दिया जाएगा गोल्स में। एंड असाइन द मीन्स टू अचीव। अब अपने आप तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे? रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। हमें उस गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज भी असाइन किए जाते हैं। असाइन द मीन्स टू अचीव इट। ठीक है, तो इसमें क्या किया उन्होंने? मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरीड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल। जो भी वर्क करना है उसको किस में ट्रांसलेट कर देते हैं? वो गोल्स बना देते हैं, और साथ के साथ वो क्या देते हैं? रिसोर्सेज को असाइन करते हैं ताकि हम उन गोल्स को अचीव कर पाए। अब ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। दी ऑप्शंस आर: ए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क; बी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल; सी, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन; या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये जो तीनों है ना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये तीनों के तीनों आपको याद होगा किसके हेडिंग में आते हैं? ये आते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जो कि आपका मैनेजमेंट का ये एक फीचर है। एक बार मैं नोट से दिखा देती हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये थे आपके मैनेजमेंट के फीचर्स। गोल ओरिएंटेड देखा हमने, परवेसिव देखा। देखो इसमें गोल होता है ना, गोल सेट करते हैं। परवेसिव हर जगह होता है। इसी तरीके से एक तीसरा फीचर होता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसमें तीन आते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और लास्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तीनों समझा देती हूँ तो आगे जाके MCQs में आपको आसानी रहेगी। वर्क में हम क्या करते हैं? जो भी हमारा काम होता है उसको हम गोल्स में ट्रांसलेट करते हैं और साथ के साथ रिसोर्सेज को असाइन करते हैं। इसमें जो सारी बातें होती है वो किससे रिलेटेड होती है? काम से, वर्क से। क्या क्या काम करना है, ठीक है, वर्क। बी, प्यूपल। अब प्यूपल कौन होते हैं?
तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल कौन होते हैं? इंडिविजुअल, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका ध्यान रखेंगे? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल हमारे लिए कौन? एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे किसका? एम्प्लॉयज का। तो पीपल में आ गया एम्प्लॉयज का। तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ पर किसका हो रहा है? सिंपल सी बात, जो भी हम गुड्स बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कौन सी साइकिल आएगी? आपकी ऑपरेशन साइकिल। ऑपरेशन साइकिल क्या होती है? सिंपल, सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल इकट्ठे करने, बाय करने, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? फिनिश गुड में, सेमी फिनिश गुड में, और लास्ट में बन जाएगा फिनिश गुड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है रॉ मटेरियल यानी कि RM। उसके बाद आप क्या करते हो? मैं लिख भी देती हूँ। सबसे पहले रॉ मटेरियल RM। जैसे ही हमने रॉ मटेरियल परचेस कर ली है, हम उसको मशीन में डाल देते हैं, तो वो बन जाता है WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, मतलब कच्चा सामान भी नहीं है, और ना ही वो फिनिश गुड है, यानी कि वो पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है। ये मशीन के अंदर है, ना तो ये कच्चा माल है, ना ही ये रॉ मटेरियल है, और ना ही ये क्या है? फिनिश गुड, पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है। उस स्टेज को हम बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और आप बोल सकते हो सेमी फिनिश गुड, क्योंकि अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, फिनिश गुड अभी नहीं बना है, इसलिए हम बोल सकते हैं सेमी फिनिश गुड। ऑपरेशन समझ में आया? सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज किए, मशीन में डाले, उसको हम बोलेंगे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर बोल सकते हो सेमी फिनिश गुड। और जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, मशीन में से निकल आएगा, तो हम उसको बोलेंगे फिनिश गुड, ठीक है, यानी FG। RM WIP FG, इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं ऑपरेशन साइकिल, या फिर बोल सकते हो प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। ये तीनों थे आपके पॉइंट्स। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। लेकिन हमारे क्वेश्चन में वो काम की बातें कर रहा था, देखा था ना, काम की बातें कर रहा था, इसलिए किसका है? ना ही वो पीपल की बात कर रहा था, ना ही वो ऑपरेशन की, वो सिर्फ काम की बात कर रहा था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है A, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं। 14, MCQ नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट्स दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी? ग्रुप एक्टिविटी पता है आपको, मैनेजमेंट का ये एक फीचर है जिसमें हम अलग अलग तरीके के जो हमारे पास पीपल आते हैं, उन सबको हम एक दिशा में ले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, मेल हो, फीमेल हो, यंग हो या ओल्ड हो, हर तरीके के लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उन सबको एक साथ काम कराना, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। वो सब लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शंस, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी को हाईलाइट करता है। द ऑप्शंस आर ए, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड। क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक कलेक्शन है डाइवर्स इंडिविजुअल। डाइवर्स मतलब अलग अलग तरीके के, कोई यंग है, कोई ओल्ड है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, विद डिफरेंट नीड। सबकी अलग अलग नीड होती है। कोई चाहता है उसकी सैलरी बढ़ जाए, कोई चाहता है उसका प्रमोशन बढ़ जाए, कोई कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि मेरा स्टेटस सही रहे, ठीक है, मेरे को ये लोग नीचा ना दिखाए। जैसे होते हैं ना, कोई कोई शेड्यूल कास्ट वगैरह के होते हैं, और अगर हमने उन्हें वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में नीचा दिखाया तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और सही भी बात है। तो हमें हर किसी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान रहता है। बाकी ये कास्ट सिस्टम वगैरह तो हमारा ही करा जा रहा है, ठीक है, किसी को जनरल में डाल दिया, किसी को SC में, तो ऐसा कुछ भी एक्चुअल में नहीं होता। हर कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना। B, तो हर किसी की डिफरेंट नीड होती है, और हर कोई अलग अलग होता है। ऑप्शन B, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स इन अ कॉमन डायरेक्शन। तो एक ग्रुप एक्टिविटी हम क्यों फॉलो करते हैं? हम सब लोगों को साथ में क्यों लेके चलते हैं? हम सब लोगों को साथ में इसलिए लेके चलते हैं ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो कॉमन गोल है, वो अचीव हो जाए, ठीक है। और जो कॉमन गोल है उसके लिए क्या चाहिए? टीम वर्क। और टीम वर्क में तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो अलग अलग तरीके को हमको क्या करना पड़ेगा? उनको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट कराना पड़ेगा आपस में, क्योंकि हमें कॉमन गोल अचीव करना है। और कॉमन गोल में तो क्या चाहिए? टीम वर्क। ऑप्शन C,
ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव डिफरेंट इंडिविजुअल गोल बट दे मस्ट ट्रेवल टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन गोल। बोल रहे हैं हर जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, हर किसी की एक अलग गोल हो सकता है, हर किसी की अलग नीड होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई चाहता है मेरी सैलरी बढ़ जाए, कोई चाहता है मेरा प्रमोशन हो जाए, या फिर कोई कुछ भी नहीं चाहता, वो बस चाहता है कि मुझे बाकियों की तरह रेस्पेक्ट मिले। तो हर किसी के इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इस तरीके से मैनेज करना है कि जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो हमारे कॉमन गोल के साथ अचीव हो जाए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो क्या रहता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए, यानी कि कॉमन गोल अचीव हो जाए। लेकिन ग्रुप एक्टिविटी में हम ये कोशिश करते हैं कि जो उन लोगों के इंडिविजुअल गोल है, हर किसी के जो एक अलग अलग इंडिविजुअल नीड्स हैं, वो भी किसके साथ ट्रेवल कर जाए, कॉमन गोल के साथ। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसका करेक्ट आंसर डी है, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सारे के सारे आइटम, मतलब सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है, ग्रुप एक्टिविटी से। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी समझ में आया होगा। MCQ नंबर 14, हर एक लाइन आपकी ग्रुप एक्टिविटी से ली गई है, इसलिए क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। MCQ नंबर 15, कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस। हम हमेशा किसको ध्यान में रख रहे हैं, कंज्यूमर की डिमांड एंड प्रेफरेंस। और अगर आपको पता हो कि कंज्यूमर की डिमांड और प्रेफरेंस समय के बदलते बदलते वो भी बदल जाती है। जैसे आपने ट्रेडिशन में देखा होगा, मेनली सब लोग किस तरीके से कपड़े पहनते थे, साड़ी वगैरह, लेकिन आजकल सब लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। तो हमें किस तरीके के बताओ प्रोडक्शन करना चाहिए, पुराने ज़माने का एंशियंट टाइम वाला या अभी वेस्टर्न कल्चर वाला, सिंपल वेस्टर्न कल्चर वाला। तो हमें बदलते ज़माने के साथ हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी उन चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। उसी तरीके से देखो, टेस्ट मेकर जो बेकरी है हैज़ रिड्यूस द शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट। तो उन्होंने भी क्या किया, शुगर और फैट को कम कर दिया। आजकल आप देख रहे होंगे, पहले के लोग तो बहुत चीनी, घी, ये सब बहुत हैवी डाइट लेते थे, लेकिन आजकल जो बदलते ज़माने के साथ अब सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो वो शुगर, फैट, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। तो ये चीज़ टेस्ट मेकर बेकरी ने भी देखी और उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें शुगर और फैट का कंटेंट कम करना शुरू कर दिया। दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज द मैनेजमेंट इज। अब ये बताओ, ये अप्रोच मैनेजमेंट का किस चीज़ को हाईलाइट करता है? दी ऑप्शंस आर एन इंटेंजिबल फोर्स, अ ग्रुप एक्टिविटी, अ डायनेमिक फंक्शन, या फिर अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंज होना। तो जैसे बदलते ज़माने के साथ हमें भी ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको ही हम बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन। तो देखो, जैसे आजकल बहुत लोग, सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो टेस्ट मेकर बेकरी ने भी क्या किया, शुगर और आपका फैट, इन दोनों के कंटेंट को कम कर दिया। मतलब वो क्या कर रहे हैं, बदलते ज़माने के साथ खुद को बदल रहे हैं। ठीक है, तो चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है? आपको याद होगा 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीनों में अभी एक बार नोट से दिखा देती हूँ। ये रहे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। अब आपको क्या बताना है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब इन ऑप्शन में से सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ तो होगा, लेकिन आपको वो बताना है जो ये नहीं है। एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। दी ऑप्शंस आर ए, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। इतना पैसा तो कमा लो कि हमारी जो कॉस्ट लगी है उसको हम कवर कर पाए। इसको हम बोलते हैं सर्वाइवल, कि एटलीस्ट हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव तो कर पाए। हमने जो पैसा लगाया है, जो कॉस्ट लगाई है, कम से कम उसको तो कवर कर लें, इतना पैसा हमें कमाना चाहिए। तो ये आ गया पॉइंट आपका सर्वाइवल में से, यानी कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। और उन्होंने पूछा था कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है। बी, अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस।
अब देखो, अब हम पहले सर्वाइव तो कर पा रहे हैं, अपनी कॉस्ट तो कवर कर पा रहे हैं, लेकिन क्या वहीं तक रुक जाए? नहीं, हमें और प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट वाले में कि हमें सर्वाइवल तो हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो पहला हो गया सर्वाइवल, दूसरा हो गया प्रॉफिट। तीसरा, इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन दी लॉन्ग रन। आगे जाके हमारी जो बिजनेस है उसकी प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि वगैरह बढ़ जाए। पहले सर्वाइवल की सोच रहे थे, फिर प्रॉफिट्स की सोच रहे थे, अब हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। तो पहले हम सिर्फ मार्केट में जब आते हैं तब हम यही सोचते हैं कि एटलीस्ट हम सर्वाइवल कर जाए मार्केट में। जैसे ही हम सर्वाइवल करना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी कॉस्ट को कवर करना शुरू करते हैं, फिर हम सोचते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तब हम सोचते हैं कि हम ग्रो करें, मतलब और चीज़ें हमारा एक्सपेंशन करें, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। तो पहला था सर्वाइवल, दूसरा था प्रॉफिट और तीसरा हो गया ग्रोथ। तो ये तीनों तो हैं, और उन्होंने पूछा था कौन सा नहीं है, तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका डी, जो है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉय चिल्ड्रन। अपने एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनको आपको फ्री एजुकेशन देना है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव आता है जो कि हम एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ वर्ड नहीं यूज़ होता, खाली बोलते हैं कि फ्री एजुकेशन दे रहे हैं हम बच्चों को, तो वो आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखना, वहाँ पर लिखा था प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। अपने एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर लिखा होता प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, खाली बच्चों को दे रहे हैं। अब वो किसके बच्चे हैं? किसी के भी हो सकते हैं सोसाइटी में, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयज़ के बच्चों को दे रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ वाला ऑब्जेक्टिव यानी कि पर्सनल, और किसी भी बच्चे को दे रहे हैं तो हम बोलेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वही पूछा था ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये मेनली आपने देखा होगा किसी स्कूल्स वगैरह में, जो कोई टीचर होता है यानी कि स्कूल का वो एम्प्लॉय होता है, जो टीचर होता है वो स्कूल का एम्प्लॉय होता है, और उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन होती है। ठीक है, तो आपने कुछ स्कूल देखे होंगे, हो सकता है आपके स्कूल में ही ऐसा होता हो कि आपके स्कूल में जो आपका टीचर है और उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो फ्री में पढ़ रहे हो। ठीक है, वही वाली बात कही थी, अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ्री में पढ़ाना, तो वो हो गया आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपका स्कूल कुछ बच्चों को ऐसे ही फ्री में पढ़ा रहा है, वो एम्प्लॉयज़ के बच्चे नहीं है, वो टीचर के बच्चे नहीं है, तो वो हो जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 17। मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट बिकॉज। मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों कंसीडर किया जाता है? The options are A, it helps an organization to adapt to the changes। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि बदलते ज़माने के साथ आप भी बदलें। B, seeks to integrate individual efforts। जितने भी इंडिविजुअल एफर्ट्स, मतलब हर किसी के जो इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं उन सबको इंटीग्रेट करना, वो भी सिखाता है क्या, वो पूछ रहे हैं। C, it helps in development of the society। सोसाइटी के डेवलपमेंट को भी मैनेजमेंट सिखाता है, क्या इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है? या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल, इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट हमें बदलते ज़माने के संग बदलना भी सिखाता है, इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना भी सिखाता है, और साथ के साथ सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हेल्प करता है। MCQ नंबर 18। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट टू बी एन आर्ट बिकॉज। मैनेजमेंट, ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट टू बी एन आर्ट। वो थी ना मैनेजमेंट के 3, एक बार दिखाती हूँ मैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, ये नेचर वाले टॉपिक में से है, मैनेजमेंट ऑफ अ साइंस, मैनेजमेंट आर्ट, या फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इसमें से पूछा है। अब उन्होंने पूछा है आपका आर्ट वाले में से। द ऑप्शंस आर ए,
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, बी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सी डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर। क्या बात है। डी इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिसिंग मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। कठिन लग रहा है लेकिन आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, दिखने में कठिन है बस। इसका करेक्ट आंसर है, बता दूं? देखो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट मतलब कला, जो हर किसी की एक अलग होती है, हर किसी की पर्सनल स्किल्स अलग होती है, क्रिएटिविटी, हर कोई अपनी जो पर्सनल स्किल्स अप्लाई करता है वो एक अलग तरीके से करता है, उसको हम बोलते हैं आर्ट। तो देखो यहाँ पे था डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजर आर ब्रॉट इनटू डिफरेंट इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर। जो हर एक मैनेजर है, जो अलग अलग मैनेजर है, वो अपने जो भी अलग अलग प्रिंसिपल है उनको अलग अलग तरीके से अप्लाई करता है। अलग अलग मैनेजर यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर, जो भी वो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल सीखता है उनको वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इफेक्ट में लाता है, अप्लाई करता है, यानी कि वो हर एक चीज़ अपनी पर्सनल स्किल्स अप्लाई करता है। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा बताओ। डिफरेंट मैनेजर, अलग अलग मैनेजर जो भी अलग अलग प्रिंसिपल सीखता है, डिफरेंट प्रिंसिपल, उनको अप्लाई कैसे करता है, इफेक्ट में कैसे लाता है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब सोचो एक आप हो और आपके दो फ्रेंड्स हैं, तीनों मैनेजर हो, तो आप तीनों हो गए डिफरेंट मैनेजर। आप तीनों ने प्रिंसिपल सीखे हो गए, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल सीखे होंगे, लेकिन जब हम आपको काम कराएंगे ना, वो सारे प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई कराएंगे ना, तो आप अलग तरीके से काम करोगे, आपका फ्रेंड अलग तरीके से काम करेगा और आपका दूसरा फ्रेंड भी अलग तरीके से काम करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, जो हर कोई अलग तरीके से करता है, हर कोई अपनी पर्सनल स्किल्स को अप्लाई करता है। आते हैं MCQ नंबर 19 पर। Which of the following statement is not relevant? क्या बोल रहे हैं? Not relevant to the concept of management as an exact science. The options are A. Principle of management lack universal validity. B. Principle of management lack universal applicability. ध्यान देना, पहले में था validity और दूसरे में था applicability. तीसरा, principle of management have to be modified according to the given situation. D. Management involves dealing with human behavior and outcomes cannot be predicted with utmost accuracy. सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर से डील करना होता है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं, अलग अलग से डील करना पड़ता है, और ह्यूमन बिहेवियर तो हम किसी का कभी प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या हुआ, कभी भी एक्यूरेसी नहीं आ सकती। तो मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए, अब आप सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ए और बी में थोड़ा सा ही फर्क है, वहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल वैलिडिटी और यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो अगर आपको याद हो, जब हम मैनेजमेंट ऑफ साइंस पढ़ते हैं तो यूनिवर्सल वैलिडिटी तो हम देखते हैं, लेकिन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हम नहीं देखते। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रेलेवेंट नहीं है, वही उन्होंने पूछा था कौन सा रेलेवेंट नहीं है, तो हमारा बी वाला रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यूनिवर्सल वैलिडिटी तो देखते हैं। देखो एक बार एक चीज़ और बता दूं मैं, इन एग्जैक्ट साइंस क्यों बोलते हैं इसे? इन एग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस क्यों बोलते हैं? देखो मैनेजमेंट में जब हम देखते हैं साइंस के फीचर, तो 3 फीचर होते हैं, जिसमें कि मैनेजमेंट में ये वाला फीचर तो प्रेजेंट होता है, ये वाला थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहता है और ये वाला बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट में अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मैनेजमेंट में सिर्फ ये वाला प्रेजेंट रहता है और ये दोनों प्रेजेंट नहीं रहते। तो मैनेजमेंट में साइंस के जो फीचर्स हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं? 3 में से 1 प्रेजेंट रहता है। इसलिए हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस तो बोल नहीं सकते,
अगर तीनों के तीनों फीचर प्रेजेंट होते तब हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 में से एक फीचर प्रेजेंट है, इसलिए हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलते, हम उन्हें क्या बोलते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस। क्या बोलते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस। इसलिए यहाँ पर ये लिखा था मैनेजमेंट एज एन इन एग्जैक्ट साइंस। तो ये किस किस को समझ में आ गया कि इन एग्जैक्ट साइंस का मतलब क्या है। मैनेजमेंट को हम एग्जैक्ट साइंस तो बोल नहीं सकते क्योंकि सिर्फ एक ही फीचर प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस। MCQ नंबर 20, द ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू। जो ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होती है वो किसको बढ़ावा देती है, उससे क्या होता है। द ऑप्शंस आर डिफरेंट फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बी डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, सी मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, या फिर डी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये शायद आपको समझ में ना आया हो, तो एक बार मैं ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप समझा देती हूँ। देखो, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप किस किस के बीच में होती है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है। क्योंकि सुपीरियर जो वो है वो अपना लोड कम करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर देता है, कुछ काम बांट देता है। तो हम इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि सुपीरियर पहली लेवल पर है और सबऑर्डिनेट दूसरी लेवल पे है। इसको और अच्छे से इधर देखो, 3 तरीके की लेवल होती है, एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल किसको काम देता है, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किसको काम देता है, लोअर लेवल को, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि किसको किसे रिपोर्ट करना है। लोअर लेवल रिपोर्ट करेगा मिडिल को और मिडिल लेवल रिपोर्ट करेगा टॉप लेवल को। तो ये क्या है, ये सारी क्या है, ये है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, या फिर हम बोल सकते हैं ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। और इससे हमें क्या पता चल जाती है, इससे हमें तीनों लेवल पता चल जाती है कि कौन किस लेवल पर है। एक बार लेवल्स दिखा दूँ, ये लो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। देखो यहाँ पर हो भी रही है, ऑथोरिटी आ रही है, इधर अकाउंटेबिलिटी जा रही है। ऑथोरिटी ऊपर से नीचे जा रही है क्योंकि इनके पास ज़्यादा पावर होगी, इनके पास कम, और सबसे ज़्यादा कम होती है लोअर लेवल के पास। तो ये क्या करते हैं, अपनी पावर थोड़ी थोड़ी बांटते हैं। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब रिपोर्ट करना, कौन किसके लिए आंसरेबल है। तो ये रिपोर्ट करेंगे इन्हें, ये रिपोर्ट करेंगे इन्हें, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये था आपका बी, डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। 20 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर विड्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको सारे MCQs इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।